आज हम उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों की स्थिति पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग तरह के दस्तावेज हैं। एक है सरकारी नोटिस जो बहुत बड़े बड़े वादों से भरा है। दूसरा है एक न्यूज़ रिपोर्ट जो एक बेहद दुखद कहानी बताती है। और तीसरा एक दस्तावेज है जो इस पूरे सिस्टम की उन कमियों को सामने लाता है जिनके बारे में शायद ही बात होती है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि इन पीआरडी जवानों के लिए जो आधिकारिक वादे किए गए हैं और जमीन पर उनकी जो हकीकत है उसके बीच की खाई आखिर इतनी गहरी क्यों है। चलिए इस मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरू करते हैं उस सरकारी पत्र से जो एक बहुत ही उज्जवल और सकारात्मक तस्वीर दिखाता है। ये उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय का एक आधिकारिक पत्र है। इसमें एक्सिस बैंक के साथ हुए एक समझौते यानी एक एमओयू का जिक्र है और इसमें जो बातें लिखी हैं वो सुनने में तो कमाल की लगती हैं। इसमें लिखा है कि पीआरडी के सभी स्वयं सेवकों को एक 0 बैलेंस वेतन खाता मिलेगा। ठीक है, ये तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 20 लाख? हाँ, और 20 लाख रुपए का ही कुल स्थायी विकलांगता कवर और तो और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 8 लाख रुपए तक की सहायता। ये तो किसी भी अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी जैसी सुविधाएं लग रही हैं। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही शानदार है। लेकिन जब भी मैं ऐसी कोई योजना देखता हूँ, मेरे मन में पहला सवाल ये आता है कि इसका प्रीमियम कौन भर रहा है? क्या ये पैसा इन जवानों की पहले से ही कम आमदनी से काटा जाएगा? अक्सर ऐसी बड़ी-बड़ी बीमा योजनाओं का पेंच यहीं छिपा होता है और दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है, जो अपने आप में एक सवाल है। ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगर उनकी तनख्वाह से ही पैसा कट रहा है तो ये सुविधा कम और एक तरह की अनिवार्य कटौती ज्यादा हो गई। खैर, इसमें एक और बात है। पत्र कहता है कि लगभग 32,000 पीआरडी स्वयं सेवकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। मतलब चारों तरफ से एक वित्तीय सुरक्षा का जाल बनाने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल, और इस तरह की योजनाओं का एक सांकेतिक महत्व भी होता है। जब सरकार किसी समूह के लिए इस तरह के बीमा कवर का ऐलान करती है, तो वो एक तरह से अनौपचारिक रूप से ये मान रही होती है कि इनका काम जोखिम भरा है और इनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। ये उनके काम के महत्व और उसमें छिपे खतरों की एक तरह की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। कागज पर यह बहुत ही जिम्मेदार कदम लगता है। कागज पर यही वो 2 शब्द है जहां सारी कहानी छिपी है। कागज पर तो सब बेहतरीन लगता है, पर सवाल ये है कि अगर इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो क्या ये सच में इन जवानों तक पहुंच रही हैं? हमारे पास एक खबर है जो इस सुनहरी तस्वीर पर एक बहुत बड़ा और दुखद सवालिया निशान लगाती है। ये एक अखबार की कटिंग है और ये खबर एक पीआरडी जवान रविंद्र की आत्महत्या के बारे में है। खबर के साथ उनके हाथ से लिखे सुसाइड नोट की एक तस्वीर भी है जिसे पढ़ना भी मुश्किल है। और उस नोट में क्या लिखा है? बहुत ही सीधी, दिल दहला देने वाली बातें। उन्होंने लिखा है, मुझे 395 रुपए रोजाना मिलते हैं। मेरे 2 लड़के और पत्नी है। उन्होंने घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता का जिक्र किया है। बस चंद लाइनें हैं, लेकिन ये उनकी बेबसी की पूरी कहानी कह देती हैं। 395 रुपए एक दिन का, मतलब महीने के करीब 12,000 रुपए, और परिवार में 4 लोग। आज के जमाने में क्या ये मुमकिन भी है? जरा सोचिए, एक गैस सिलेंडर ही 1,000 रुपए से ज्यादा का आता है। बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें, घर का राशन, सब्जियां, 395 रुपए में एक दिन का खर्च चलाना, ये तो असंभव सा लगता है। बिल्कुल, ये गणित समझ से परे है और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जो दिमाग को झकझोर देता है। अभी अभी हम 20 लाख के बीमा की बात कर रहे थे, 8 लाख की पढ़ाई की सहायता की बात कर रहे थे, और यहाँ एक जवान सिर्फ 395 रुपए रोज की तंगी के कारण अपनी जान दे रहा है। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। सरकार उन्हें भविष्य में मरने पर 20 लाख देने का वादा कर रही है, लेकिन आज जिंदा रहने के लिए जरूरी वो 400-500 रुपए भी नहीं दे पा रही। ये एक अजीब और भयानक मजाक जैसा लगता है। भविष्य की सुरक्षा के वादे तब तक खोखले हैं जब तक वर्तमान की जरूरतें पूरी ना हों। बीमा की रकम परिवार को तब मिलेगी जब वो इंसान नहीं रहेगा, लेकिन आज परिवार का पेट भरने के लिए तो रोज की आमदनी ही चाहिए। रविंद्र की कहानी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि इस टूटी हुई व्यवस्था की कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी और गहरी समस्या का लक्षण है। और यहीं पर हमारा तीसरा दस्तावेज सामने आता है जो इन जवानों की प्रणालीगत समस्याओं पर रोशनी डालता है।
यहाँ से असल कहानी की वो परतें खुलनी शुरू होती हैं जो शायद सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हम और आप देखें। इस दस्तावेज में जो पहली बात मैंने पढ़ी, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। इन जवानों को आधिकारिक तौर पर कर्मचारी नहीं कहा जाता, इन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है। वॉलंटियर? हाँ, इतनी जिम्मेदारियां निभाने वालों को स्वयंसेवक कहना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है और यही सारी समस्या की जड़ है। ये स्वयं सेवक का लेबल एक कानूनी ढाल है जिसका इस्तेमाल विभाग अपने फायदे के लिए करता है। दस्तावेज के मुताबिक पीआरडी अधिनियम में इन जवानों के लिए वेतन, भत्ते, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं निर्धारित हैं, लेकिन स्वयं सेवक का ठप्पा लगाकर उन्हें इन सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मतलब ये तो एक कानूनी खामी का फायदा उठाने जैसा हुआ। जब काम लेना हो, ट्रैफिक कंट्रोल कराना हो, चुनाव में ड्यूटी लगानी हो, तब वो एक अनुशासित बल का हिस्सा है, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने की बात आए तो वो सिर्फ स्वयं सेवक हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां जिम्मेदारियां सारी हैं पर अधिकार लगभग शून्य। और ऐसा नहीं है कि इन जवानों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने एक बहुत लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी है। हाँ, और वो कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। दस्तावेज के मुताबिक 2019 में अदालत ने आदेश दिया कि इन्हें होमगार्ड की तरह भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए थी। पहली बार किसी अदालत ने उनके कामों को और उनकी मांगों को मान्यता दी थी। एक मील का पत्थर था ये फैसला। लेकिन इसे लागू ही नहीं किया गया, और जब मामला अदालत की अवमानना तक पहुंचा, तब जाकर इन्हें 395 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाने लगा। ये तो उस आदेश का मजाक उड़ाने जैसा है, नहीं? बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कितनी कमी है। अदालत के आदेश को पूरी तरह लागू करने की बजाय एक न्यूनतम राशि देकर मामले को टालने की कोशिश की गई। लेकिन लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगस्त 2023 में एक और अदालती फैसला आया, और इस बार फैसला और भी ज्यादा स्पष्ट था। अदालत ने कहा कि पीआरडी जवानों के अधिकार और कर्तव्य पुलिस के समान है, इसलिए इन्हें पुलिस के समान वेतन और होमगार्ड के समान अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे बड़ा और साफ आदेश क्या हो सकता है? और सरकार ने इस पे क्या किया? सरकार ने इस आदेश को भी लागू नहीं किया और इसके खिलाफ एक बड़ी बेंच में अपील कर दी। अच्छा। हाँ, और तो और जब मई 2025 में एक इंतरिम आदेश आया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक कम से कम होमगार्ड के समान वेतन तो दिया जाए, तो सरकार ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। अगर हम इन सारी कानूनी लड़ाइयों को एक साथ रख कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। न्यायपालिका यानी अदालतें बार बार इन जवानों के पक्ष में फैसला दे रही हैं। वो उनके काम की प्रकृति को पहचान रही हैं और उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाओं का हकदार मान रही हैं। लेकिन कार्यपालिका यानी प्रशासन हर बार उन आदेशों को लागू करने में या तो देरी कर रहा है या उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल रहा है। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक तरह का, क्या कहते हैं, गतिरोध है, जिसमें ये हजारों जवान और उनके परिवार पिस रहे हैं। और ये सब जानने के बाद चलिए उस बीमा योजना पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, वो 20 लाख वाली चमकदार योजना। क्योंकि दस्तावेज में इसके बारे में भी एक बहुत ही परेशान करने वाला आरोप लगाया गया है। क्या वो योजना भी सिर्फ कागजों पर ही है? ऐसा ही लगता है। दस्तावेज का आरोप है कि पहले कैनरा बैंक और फिर एक्सिस बैंक के साथ एमओयू होने के बावजूद ड्यूटी के दौरान या अन्यथा मरने वाले कई जवानों के परिवारों को बीमा का लाभ नहीं मिला है। दावों को तकनीकी कारणों का हवाला देकर खारिज कर दिया जाता है। तकनीकी कारण, ये एक बहुत ही सुविधाजनक शब्द है। इसका इस्तेमाल अक्सर जिम्मेदारी से बचने के लिए किया जाता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या फॉर्म गलत भरा गया? क्या कोई दस्तावेज कम था? और यही सबसे दुखद बात है। दस्तावेज के मुताबिक विभाग के अधिकारी इन तकनीकी कारणों को सुलझाने में परिवार की कोई मदद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उस शोक में डूबे परिवार से संवेदना के 2 शब्द कहने या सांत्वना देने भी कोई नहीं जाता। ये तो अमानवीयता की हद है। तो क्या ये एमओयू सिर्फ एक दिखावा था, या फिर बैंक और विभाग के बीच तालमेल की कोई असली समस्या है? दस्तावेज इसका जो कारण बताता है वो पूरी व्यवस्था की मूल समस्या की ओर इशारा करता है। कारण यह है कि विभाग इन जवानों को अपना कर्मचारी मानता ही नहीं है। इसलिए जब लाभ देने की जिम्मेदारी की बात आती है तो वो पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं। अगर वे उन्हें अपने संगठन का हिस्सा ही नहीं मानते तो उनकी मृत्यु पर वे अपनी जिम्मेदारी क्यों समझेंगे?
ये स्वयंसेवक का लेबल सिर्फ वेतन और भत्तों पर ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी असर डालता है। और यहाँ एक आखिरी बात है जो इस पूरे दोहरे मापदंड को उजागर कर देती है। दस्तावेज के अनुसार पीआरडी नियमावली में ये साफ लिखा है कि अगर कोई जवान बिना किसी ठोस वजह की ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करता तो उसे 3 महीने तक की जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। 1 मिनट, मतलब अगर वो काम पर ना आए तो उन्हें जेल हो सकती है? हाँ, उन्हें नियमों के तहत दंडित तो किया जाता है, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत अधिकार नहीं दिए जाते। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। जब जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और अनुशासन की बात आती है तो उन्हें एक कर्मचारी की तरह बल्कि एक अनुशासित बल के सदस्य की तरह माना जाता है। उन पे कड़े नियम लागू होते हैं, जेल का प्रावधान है, लेकिन जब अधिकारों, वेतन, सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के लाभों की बात आती है तो अचानक वो स्वयंसेवक बन जाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप सिर्फ शोषणकारी कह सकते हैं। तो कुल मिला के तस्वीर क्या बनती है? हमने एक आकर्षक कल्याणकारी योजना के सरकारी वादे से शुरुआत की, जिसमें लाखों के बीमा और भत्तों की सुनहरी बातें थीं। फिर हम एक जवान के आर्थिक तंगी से जुड़ी उस दुखद हकीकत तक पहुंचे जो सिर्फ 395 रुपए रोज पर अपना परिवार नहीं चला पा रहा था। और अंत में हमने उन गहरी प्रणालीगत समस्याओं को समझा जो इस स्थिति की असली जड़ है। स्वयं सेवक का वो भ्रामक लेबल, अदालतों में जीती हुई लेकिन जमीन पर हारी हुई कानूनी लड़ाइयां और उन बीमा योजनाओं के खोखले वादे जो जरूरत के वक्त काम ही नहीं आते। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कोई व्यवस्था उन लोगों की बुनियादी जरूरतों और उनके सम्मान की रक्षा करने में ही नाकाम हो जाती है जो खुद उस व्यवस्था की रक्षा के लिए दिन रात सड़कों पर खड़े रहते हैं, तो फिर सेवा, कर्तव्य और अनुशासन जैसे भारी भरकम शब्दों का क्या अर्थ रह जाता है?